हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडा वाला स्टडी पॉइंट में। और मैं हूं राजिद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के 12th क्लास के 100 मार्क्स हिंदी का पद खंड का सेकेंड चैप्टर पद जो लिखा गया है सूरदास के द्वारा, उसी का आज मैं टोटल ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दे ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। पद जो सूरदास के द्वारा लिखा गया है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। ओके, ब्रज भाषा के कवि थे सूरदास, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला है सूरदास किस धारा के कवि थे। सूरदास किस धारा के कवि थे, तो सूरदास कृष्णश्रेयी धारा के धारा के कवि थे, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास को किस चीज की भूख है। सूरदास को किस चीज की भूख है, तो सूरदास को कृष्णा के जूठन की भूख है। यानी जब कृष्ण और नंद जी खाना खाकर उड़ जाते हैं तो सूरदास उनसे उनका जूठन मांगते हैं, तो सूरदास को कृष्णा के जूठन का भूख है। ओके, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। और इस बात को मैंने अपने समरी वाले वीडियो में बताया है, तो वो जाकर देख ले, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला है सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। सूरदास किस मुगल शासन के समकालीन थे, तो वो अकबर के समकालीन थे। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर के समकालीन। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। तो निम्नलिखित में से सतसई जो है वो सूरदास की रचना नहीं है, लेकिन सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सब सूरदास की ही रचना है। लेकिन जो बी है, आंसर बी जो होगा वो उनकी नहीं है, यानी सतसई उनकी नहीं है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि है। ओके, भक्ति काल के कवि है, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो सूरदास के काव्य में वात्सल्य रस का यानी वात्सल्य रस का मैंने मीनिंग अपनी भावार्थ वाले वीडियो में मैंने बताया है कि वात्सल्य रस का अर्थ क्या होता है, तो माता पिता का प्रेम होता है। ओके, मातृ प्रेम और पितृ प्रेम को ही वात्सल्य रस कहा जाता है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सूरदास का जन्म कब हुआ था। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था, जो अनुमानित है, यानी इसका एकदम कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि एकदम 1478 ईस्वी में ही हुआ है, बस ये मान लिया गया है, अनुमानित। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, 1478। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सूरदास का निधन कब हुआ था। तो सूरदास का निधन 1583 ईस्वी में हुआ था। ओके, 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था, निधन हुआ था, और ये भी अनुमानित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। सूरदास का जन्म जो जगह हुआ है तो वो है सीही नामक ग्राम में। ठीक, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, सीही नामक जगह दिल्ली में। ओके, आगे है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि ये सब जो है सूरदास के जीवनी के बारे में, ये सारे मैंने कविता के भावार्थ वाले वीडियो में सारे
अच्छे से बता दिए हैं, तो वहाँ से भी आप सूरदास का परिचय पढ़ सकते हो। ओके, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से कविता का भावार्थ पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए आगे है सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी, सत्संग में थी, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में थी, यानी तीनों में थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त के सभी। ओके, उपयुक्त के सभी, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। ठीक, महाप्रभु वल्लभाचार्य थे, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो सूरदास का व्यक्तित्व था कि वो जन्म से अंधे थे, मृदुल, विनम्र, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त महात्मा। ओके, ये सब उन्हीं का गुण है। ठीक है, व्यक्तित्व है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त के सभी, आंसर डी करेक्ट। ओके, अगर आपको एग्जाम में ये तीनों में से कोई एक देवे तो आप वो टिक आउट कीजिएगा। ओके, मैंने यह सब दे दिया है, इसमें से अगर कोई भी दे तो आपको याद है तो आप अच्छे से पहचान लीजिएगा। चलिए आगे है सूरदास के कृतियों के नाम बताइए। सूरदास के कृतियों के नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, यानी ये तीनों क्या है? उन्हीं की, सूरदास का ही रचना है, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? ब्रज भाषा में कोमलता भी पाया जाता है, ललित भी पाया जाता है, ओके, और माधुर्य भी पाया जाता है, यानी ये तीनों पाया जाता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त के सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर के पद, यानी सूरदास के जो पद है किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो ये पुस्तक का ही नाम है सूरसागर। ओके, सूरसागर इस पुस्तक का ही नाम है, उसी से ये सूर के पद लिए गए हैं, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूरदास ने शिक्षा कैसे ग्रहण की? तो सूरदास ने स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, ठीक है ना, और फिर काव्य रचना हुआ, संगीत का विषाद ज्ञान एवं अभ्यास, ओके, और विशाल लोक ज्ञान, ये सब के माध्यम से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त के सभी, यानी डी। यानी मैं सब दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में ये सब में से कोई एक भी पूछे तो आप उसी को टिक आउट करके आइएगा। ओके, तो इसको याद करना पड़ेगा। ओके, ये सब जो उपयुक्त के सभी वाले बात है तो उसको आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तमचूर का क्या अर्थ है? तो मैंने अपने भावार्थ वाले वीडियो में ही बताया कि तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। ओके, तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा, तो आंसर डी करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं सूर किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? ठीक है, यानी सूरदास जो थे किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो उनका जो मार्ग था वो था अष्टछाप। ठीक, अष्टछाप के मार्ग में वो क्या हुए थे कि दीक्षित हुए थे। चलिए आगे है वल्लभाचार्य से मिलने से के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ठीक, यानी जो उनके गुरु थे, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, उनसे मिलने से पहले जो सूरदास थे वो कैसे पद में गीत गाते थे? ठीक है, कैसे पद के गीत गाते थे? तो वो था दैन्य पद। ठीक है, दैन्य भाव के पद के गीत वो गाते थे। ओके, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है सूरसागर किसकी रचना है? तो अभी मैंने बताया सूरसागर सूरदास की रचना है। देख लीजिए यहाँ सूर, ठीक, सूर और सूरदास, ठीक है, सूर और सूरदास से मिल रहा है, तो सूर से सूरदास, सूर से सूरसागर। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, सूरदास। चलिए आगे है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? यानी जो द्वितीय पद में कृष्ण भगवान क्या होते हैं कि दही
पर ज़्यादा उनका मन आता है, ठीक, तो वो क्या करते हैं, दही में मिश्री मक्खन मिलाकर खाते हैं। लेकिन अपूप का वहाँ पर चर्चा नहीं है, ठीक है ना, उस पद में, द्वितीय पद में अपूप का चर्चा नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है कि किस खाद्य पदार्थ का चर्चा उल्लेख नहीं है, तो अपूप का, ठीक। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वो थे सूरदास के पूज्य थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं, कन्या का क्या अर्थ है, कन्या का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है गोद, यानी जो भगवान कृष्ण है वो नंद जी की कन्या में बैठकर भोजन करते, यानी उनकी गोद में बैठकर भोजन करते थे, ठीक। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 नंबर, सूरदास के कृति है, सूरदास के कृति है साहित्य लहरी। ओके, सूरदास की कृति है साहित्य लहरी, तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आगे है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय क्या है, सूर्य के काव्य के 3 प्रधान विषय है, तो वो तीनों विषय यही है कि विनय, भक्ति, वात्सल्य, प्रेम, श्रृंगार, ये तीनों है, ठीक। उन्हीं की काव्य प्रधान की विशेषता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त के सभी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर, कृष्णा कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे, तो कृष्णा जो थे नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, प्रथम पद गाय है, किस ओर दौड़ती है, प्रथम पद में जो गाय थी वो किस ओर दौड़ती है बुआ, तो बाड़े की ओर दौड़ती है, ठीक, बाड़े की ओर दौड़ती है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, बाड़े की ओर। चलिए आगे है कि प्रस्तुत पद, प्रथम पद में कृष्णा को किसकी सूचना दी जाती है, तो जो प्रस्तुत पहला पद है, ठीक है ना, सूरसागर से लिया गया जो पहला पद है, उसमें कृष्णा की माँ यशोदा उनको भोर होने की सूचना देती है। ओके, भोर होने की सूचना देती है। चलिए आगे है, आगे देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी, जो है जो अष्टछाप के कवि नहीं है। ओके, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि ये कृष्ण जी का इस चैप्टर में व्याख्या किया गया है, तो कृष्ण जी से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिएगा और अंत तक पूरे वीडियो के जो भी क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना एकदम फ्री होता है, और लाइक करके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके, तो आज भर के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।